तो पिछली बार हम लोगों ने आइडियोलॉजी देखा था और उसी में अब आगे आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या हैं अल्थ्यूजर के कुछ बेसिक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स वो देखेंगे। तो अल्थ्यूजर के अनुसार देयर आर 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है, तो आइडियोलॉजी को समझने में 3 कॉन्सेप्ट जो है सहायक हो सकते हैं। वो कौन कौन से 3 कॉन्सेप्ट हैं जो अल्थ्यूजर ने बताए हैं? तो पहला है आइडियोलॉजी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेजिनरी रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल्स टू देयर रियल कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस। तो आइडियोलॉजी जो है वो आइडियोलॉजी है क्या? तो उनका कहना है कि आइडियोलॉजी जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे जो कोट में लिखा हुआ है तो उसका कुछ मतलब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेजिनरी रिलेशनशिप। तो किसी भी इंडिविजुअल का उसके मन में वो जो एक इमेजिनरी रिलेशनशिप बनाता है अपने जो आसपास का कंडीशन है जिसमें वो जीता है, जिसमें एग्जिस्ट करता है, उसके साथ। तो आइडियोलॉजी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनरी रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल्स टू देयर रियल कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस। इसके अंदर मैंने क्या लिखा है? एज्यूमिंग वी आर नॉट लिविंग इन ऑल दीज आइडियोलॉजीज द वर्ल्ड आउटलुक बिकम इमेजिनरी। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर जो है हमने खाका जो खींच रखा है, जैसे कि फलाना इस जाति का है, इस धर्म का है, इस दुनिया को भी हम जाति पाति धर्म खाके में हम लोग देखते हैं। अगर वो हटा लिया जाए, वो खांचा हटा लिया जाए, तो हम दुनिया को किस तरह से देखेंगे वो एकदम डिफरेंट होगा जैसा कि हम अभी देखते हैं, है ना। ये सोचना मुश्किल है कि आखिर हम किस तरह से देखेंगे। कभी आप लोग सोच के देखिएगा। तो मनुष्य ने जो है अपनी सुविधा के लिए वो खांचा खींचा है, और खींचने में उतनी बुराई नहीं थी जितना कि उसने अपने आप को उसमें खांचे में बांध लिया है कि इस खांचे से वो दूसरे खांचे में नहीं जा सकता या उसका रूप नहीं ले सकता। तो नेक्स्ट लाइन इसी में लिखा है मैंने, बट इवन इफ दे डोंट कॉरस्पॉन्ड टू रियलिटी दे एल्यूड टू इट। ठीक है, तो ये जो इमेजिनरी यहाँ पे जो बात हो रही है, ये इमेजिनरी ऐसा लग सकता है कि हाँ ये रियलिटी में नहीं है, लेकिन वो इसकी तरफ इशारा जरूर करता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ हवा हवाई में है। ये नेक्स्ट वाले पॉइंट से क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, मैटेरियलिटी ऑफ आइडियोलॉजी। जो आइडियोलॉजी है वो हवा हवाई में नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, बहुत रियल है, मटेरियल है। तो एक छोटा सा मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक तरीका निकाला है कि यहाँ पे आइडियोलॉजी है और यहाँ पे आइडियोलॉजी है। ठीक है, तो ये मैटेरियलिटी ऑफ आइडियोलॉजी को अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ा होगा 10th तक, तो सबने मैथ्स पढ़ा है, तो हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि A इज इक्वल टू बी और अगर B इज इक्वल टू सी, तो इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब होता है कि A इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो इसी सिद्धांत को अगर थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे दूसरा कोई तरीका समझ में नहीं आया, तो इसको अगर मैं, तो आइडियोलॉजी को मैं मैटेरियलिटी ऑफ से सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ समझाने के लिए। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, काट दिया है मैंने, इसलिए ये मत समझ लीजिएगा कि वो गलत है। तो सेकेंड पॉइंट समझने के लिए हम इस तरह समझ सकते हैं कि मैटेरियलिटी ऑफ आइडियोलॉजी को इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं कि मैटेरियलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेजिनरी रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल्स टू द रियल कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस। तो चीजें हवा हवाई नहीं है। जो आइडियोलॉजी है उसका वो बहुत रियल है, वो मटेरियल है, उसको महसूस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि वो चीज सिर्फ दिमाग में है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो है वो इमेजिनरी रिलेशनशिप का है, लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन है, आइडियोलॉजी जो रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में है, वो मटेरियल है, ये कहने का मतलब है। तो इसके अंदर मैंने लिखा है, एन आइडियोलॉजी ऑलवेज एग्जिस्ट इन एन एपरेटस एंड इट्स प्रैक्टिसेस। तो ये किस तरह से रियल है? तो जो आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी को प्रैक्टिस किया जाता है एपरेटस के रूप में, ये एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसको यूज किया जाता है
जो डोमिनेंट क्लास के द्वारा, राज्य के द्वारा, और इसके जो प्रैक्टिस करने के तरीके में इसको महसूस कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से जो है इसका एग्जिस्टेंस मटेरियल है, रियल है। तो मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, जो पहले वाले पॉइंट के लिए मैं ये एग्जांपल ज़्यादा सूट करता है, कि अभी हम पहले वाले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है? तो दूसरे वाले पॉइंट पे आपको समझ में और आएगा। वो जो मैंने घोड़े का एग्जांपल दिया था, जो कि प्लास्टिक की कुर्सी से बंधा है, तो देखिए घोड़ा जो है उसको ट्रेनिंग इस तरह से दी गई और वो बंधा हुआ है एक कुर्सी से। ये ठीक है कि वो कुर्सी से बंधा हुआ है, लेकिन वो जो बंधा हुआ है मनुष्य के केस में, इस पॉइंट को समझने के लिए अगर वो करें, तो वो जो चेन है वो इमेजिनरी है, वो उसने आपको इस तरह से जोड़ लिया है, वो चाहे तो तोड़ सकता है, ठीक है? मालिक ने उसको छलावा के लिए उसको जो है वो समझ गया है कि ये ट्रेनिंग दे के अब घोड़े के दिमाग में घुस गया है कि मैं भाग नहीं सकता हूँ, मैं किसी चीज से बंधा हूँ। तो मनुष्य कोशिश करे तो उस खांचे से बाहर निकल सकता है, कुछ और कर सकता है, किसी और तरीके से अपने आप को देख सकता है, लाइफ में कुछ और भी कर सकता है, ठीक है? तो an ideology, जो सेकेंड पॉइंट में है, an ideology always exists in an apparatus and its practices। तो जो घोड़े को ट्रेनिंग दी गई है, जो घोड़े को जिस तरह से प्रभावित किया गया है हंटर से, या जैसे भी डर दिखा के ट्रेनिंग में वो सब भी किया जाता है, तो वो महसूस कर सकता है। घोड़े को जब चाबुक पड़ रही है ट्रेनिंग के दौरान, तो वो रियल है, वो महसूस कर सकता है, उसका खून निकल रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ हवा हवाई में है, रियल है ये। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इसी में, नेक्स्ट लाइन, this existence is material. Ideology is not just a set of ideas, but it has a materiality in that the actions and decisions made by the individual are a result of his her ideological socialization and orientation। मनुष्य की जो जिस तरह से कंडीशन किया गया है, आसपास का जो खाका तैयार किया गया है, स्ट्रक्चर जो तैयार किया गया है डोमिनेंट क्लास का, और उसी तरीके से उसका ओरिएंटेशन हो गया है, सोचने का तरीका हो गया है, तो ये सब जो कंडीशंस है वो रियल है। तो आप लोग ये मत समझिए कि आइडियोलॉजी जो है एब्स्ट्रैक्ट है या फिर सिर्फ इमेजिनरी चीज है। आइडियोलॉजी इज रियल, आइडियोलॉजी इज मटेरियल, ये कहने का मतलब है। थर्ड पॉइंट है, आइडियोलॉजी इंटरपेलेट्स इंडिविजुअल्स एज सब्जेक्ट्स। इसके अंदर मैंने लिखा है, ही मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सब्जेक्ट। इट इज आइडियोलॉजी दैट चेंजेस द फॉर्मर इनटू द लैटर। He says all ideology hails or interpolates concrete individuals as concrete subjects, for example central character। देखिए मैंने कहा था कि अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए कि अल्थ्यूजर ने सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज दिया है, कंट्रीब्यूशन है उनका अपना, तो ISA, आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स, ये मैंने बताया था। और दूसरा कोई पूछे तो आप कह दीजिएगा इंटरपेलेशन, ये जो वर्ड है इससे बना है इंटरपेलेशन। और इसको फेमिनिस्ट ने भी हम आगे देखेंगे कि किस तरह से इसको जो है इससे सहायता ली है चीजों को समझने के लिए, अपनी थ्योरी को, फेमिनिज्म को। तो ये इंटरपेलेशन होता क्या है, इंटरपेलेट्स मतलब होता क्या है, तो ये मैंने बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि एक इंसान है, उसने जन्म लिया, ठीक है? जब जन्म लिया तो उसकी कोई आइडेंटिटी उस तरीके से नहीं है, वो कुछ भी बन सकता है, लेकिन उसके आसपास का जो स्ट्रक्चर है उसको करते करते वो ऐसे खांचे में ढाल दिया जाता है जिसमें वो सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है? तो ये किस तरीके से होता है, तो ये आइडियोलॉजी के माध्यम से होता है। तो आइडियोलॉजी, ही सेज ऑल आइडियोलॉजी हेल्स और इंटरप्रेट्स कंक्रीट इंडिविजुअल्स एज कंक्रीट सब्जेक्ट, ठीक है? तो ये फलाना इस जाति का है, ये फलाना इस धर्म का है, ठीक है? तो ये जाति और धर्म का मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ। ये बात चल रही है कैपिटलिज्म की, ठीक है? तो बस मैं समझाने के लिए कह रही हूँ, लेकिन आप कैपिटलिज्म के उसमें खांचे में देखिएगा कि उसमें जाति और धर्म का उन्होंने नहीं कहा, मैं आप लोगों को समझाने के लिए कह रही हूँ कि आप लोग बेहतर समझ सकेंगे कि जाति और धर्म के माध्यम से समझने के लिए ये इस तरीके से ये नहीं बात कर रहे हैं, अल्थ्यूजर उस सेंस में नहीं बात कर रहे हैं।
वो कैपिटलिज्म में जो रियल चीजें है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अब जानते हैं सुपर स्ट्रक्चर में जो है धर्म की बात की गई है, धर्म को अफीम के समान ये सभी लोग मानते हैं। और आइडियोलॉजी का एक तरीका है धर्म के माध्यम से आइडियोलॉजी को फैलाने का, ये सब हम बता चुके हैं। तो आइडियोलॉजी जो है क्या करता है कि एक इंडिविजुअल को एक सब्जेक्ट के खांचे में ढाल देता है, और ये जो है वो मनुष्य फिर वो अपने आप को इंडिविजुअल ना समझ के वो एक अपने आप को सब्जेक्ट समझने लगता है। मान लीजिए कि जैसे धर्म ही है, तो उसमें क्या सिखाया जाता है कि एक मतलब भगवान है, सेंट्रल कैरेक्टर है, और हम लोग अपने आप को उनको समर्पित कर देते हैं। तो इसी तरीके से ये जो है डोमिनेंट क्लास इस तरह की कहानी गढ़ता है, बनाता है, इसलिए कि हम जो है डोमिनेंट क्लास को समर्पित हो जाए। भाई क्यों हो, लेकिन वो लोग इतनी चालाकी से खाका बना देते हैं, स्ट्रक्चर्स बना देते हैं कि हमें आदत पड़ जाती है, और फिर एक चीज की आदत पड़ जाती है उस तरीके से, तो फिर हम आगे भी सबमिट अपने आप को करते चले जाते हैं, समर्पित करते चले जाते हैं। जैसे स्कूल में भी देखे जो टीचर्स है, तो इस तरह से सिखाया जाता है कि बिल्कुल जो समर्पित हो जाना, तो जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसके जो है उसके प्रति समर्पित होना जो सिखाया जाता है इन सब माध्यम से, जितना भी हमने माध्यम पढ़ा, स्कूल हो, धर्म हो, ये सब सारी चीजों से। तो चीजों को क्वेश्चन लेकिन करना चाहिए, कोई भी चीज हो, कोई कुछ भी हो, आप उसको क्वेश्चन करके एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपके वो लॉजिक पे सही बैठता है तब आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन ये समर्पित होने वाली क्या बात है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इंटरप्रेट्स मतलब क्या होता है, कि जिस रूप में वो जो जन्मा है वो न रह के एक सब्जेक्ट के रूप में बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में क्या, तो वर्किंग क्लास जो है उसी तरीके से बन के रह जाता है, उसी में वो ये नहीं सोच सकता है, वो चीजों को क्वेश्चन नहीं करता है, यहाँ पे ये मतलब है। ठीक है, तो ये हम फेमिनिज्म के केस में देखेंगे कि ये इंटरप्रिटेशन इन्होंने लिया है किस सेंस में। मैं अनम्यूट कर रही हूँ, किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। समझ में आया? ये कहाँ चला गया आवाज? पता नहीं इसमें क्या हो गया, आज जो है अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं आगे चलती हूँ, लास्ट में फिर आप लोगों से पूछूंगी क्वेरी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, आज हम लोग को खत्म करना है इसको। तो नेक्स्ट टॉपिक है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस एंड रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस। तो जो हमने आईएसए और आरएसए जो अभी तक सुना है उसको हम डिटेल्स में अब पढ़ने जा रहे हैं कि क्या चीज है, तो ध्यान से समझिएगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, अपार्ट फ्रॉम टेकिंग इनटू अकाउंट द स्टेट पावर एंड स्टेट अपरेटस, जो कि मार्क्स ने दिया था। ठीक है, अनदर रियलिटी हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। तो मार्क्स ने जो है स्टेट पावर और स्टेट अपरेटस का ये मेंशन किया है। ठीक है, जो उसने जिन्होंने लिखा है उसमें ये तो लिखा है कि स्टेट पावर और स्टेट अपरेटस। अब दोनों में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टेट पावर तो आप समझ गए कि स्टेट जो है पावरफुल है, उसके स्टेट पावर जो आप समझ रहे हैं स्टेट की जो शक्ति है। और स्टेट अपरेटस क्या है, तो इन दोनों में अंतर ये है, एक जैसा लग सकता है लेकिन अंतर ये है। मान लीजिए क्या, ये तो हुआ ही था कि
जैसे रूस में जो यूएसएसआर में क्रांति हुई थी, तो जो सोशलिज्म का फेज आया क्रांति के बाद में, तो क्या हुआ कि स्टेट जो है वो तो स्टेट पावर तो खत्म कर दिया गया, ठीक है, और डोमिनेशन ऑफ प्रोलेटेरिएट हो गया। लेकिन जो लेनिन ने स्टेट अपरेटस को रहने दिया, वो जो है उसको यूज किया दमन करने में, जो कैपिटलिस्ट क्लास थे या फिर अपने भी जो है अपने ही पार्टी के लोग जो बातों से सहमत नहीं होते थे, तो उनको भी जो है डराने धमकाने के लिए बिल्कुल स्टेट ऑपरेटर्स का यूज किया गया। तो स्टेट जो है फिर मानते हैं वो लोग, तो ये मानते हैं कि हाँ कम्युनिज्म तक जो है वहां तक बात चली गई, लेकिन स्टेट पावर खत्म हो सकता है, लेकिन स्टेट ऑपरेटर्स फिर भी रह सकता है। मार्क्स ने यहाँ तक बात की है, लेकिन अल्थ्यूजर कहते हैं कि एक और बात का ध्यान रखना पड़ेगा, एक और जो सच्चाई है जिसको ध्यान में लेना होगा, वो क्या है? तो आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स है क्या? तो ये स्टेट का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें वो आइडियोलॉजी को यूज करता है, जो है वायलेंस का उतना यूज नहीं करता है। जैसे हमने ग्रामसी में पढ़ा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेजिटिमेसी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोअर्जन, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेजिटिमेसी की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने लिखा है, रिलीजन, एजुकेशन, फैमिली, लीगल, पॉलिटिकल, ट्रेड यूनियंस, कम्युनिकेशन, कल्चर, ईटीसी, ये सब के माध्यम, ये जो है आईएसए के रूप हैं। और ऐसा नहीं है, ये कहा जा सकता है कि इसमें वायलेंस का सेकेंडरी रोल है। जिस तरह से रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस में जो पहला वो लोग हथियार यूज करते हैं, पुलिस क्या है, सबसे पहले जो है अपना यूज करती है किसका? फोर्स का, ठीक है। तो उसमें प्राइमरी है, उसमें जो वायलेंस है प्राइमरी है। इसमें आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस में ऐसा नहीं है कि वायलेंस बिल्कुल नहीं है। आप स्कूल में देखें अगर जो है आप नहीं बात मानेंगे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का या ये सारी चीजें, तो वो उनका जो पनिश करने का अपना माध्यम है, सजा देने का अपना माध्यम है, ठीक है। तो उसमें जो है यानी कि वायलेंस सेकेंडरी है, ठीक है, प्राइमरी नहीं है। अगर है भी तो सेकेंडरी फॉर्म में है। तो यहाँ पे वायलेंस सेकेंडरी का ये मतलब है। तो सेकेंड पॉइंट तो हो ही गया कि जो आईएसए के जो किस किस फॉर्म में हो सकता है, किस किस रूप में जो ये अपरेटस हो सकता है। तो रिलीजन के माध्यम से ये किया जाता है, एजुकेशन के माध्यम से, फैमिली के माध्यम से, लीगल, पॉलिटिकल, ट्रेड यूनियन, कम्युनिकेशन। अब जैसे कम्युनिकेशन का एक माध्यम मान लीजिए कि मीडिया है। मीडिया जो है जनरली वही बात कहता है जो कि डोमिनेंट क्लास जो है अपनी बात कहलवाना चाहता है, उसके हित की ही बात करता है। दिखाने की जरूर कोशिश करता है कि हम आम जनता की बात कर रहे हैं, लेकिन पता चला कि जो है इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आप लोग समझ सकते हैं कि अभी जैसे गोदी मीडिया जो है, जिस तरह से कहा जा रहा है गोदी मीडिया, तो ये इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जो रूलिंग जो क्लास है उसके इंटरेस्ट में बात कर रहा है मीडिया, न कि आम जनता के हित की बात कर रहा है, भले वो कितना भी दिखाने की कोशिश करे। तो ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन कैपिटलिज्म एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कैपिटलिज्म के पहले जो फ्यूडलिज्म वगैरह था, उसमें जो रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान था आइडियोलॉजी के प्रचार प्रसार में डोमिनेंट क्लास के। लेकिन कैपिटलिज्म तक आते आते क्या होता है कि धर्म जो है थोड़ा सा मंदा पड़ने लगता है, लेकिन उससे भी मजबूत रूलिंग क्लास के पास एक नया जो है इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, एक नया तरीका आ जाता है जिससे कि माइंड पे और ज्यादा वो छा सके। तो एजुकेशन वो जो है किस तरह का, क्या सिर्फ कलर पैदा करना चाहते हैं, उनको अपनी फैक्ट्री करने के लिए वर्कर्स चाहिए, क्या चाहिए। तो एजुकेशन जो है उस तरीके से वही चीज प्रोड्यूस कर रहा है जैसा कि वो उनके डिमांड को पूरी करे जो उनको चाहिए रूलिंग क्लास को। नेक्स्ट पॉइंट है, एज रूलिंग क्लास लेनिन वाज कंसर्न्ड आफ्टर द रिवॉल्यूशन to change the educational ideological apparatus so that the proletariat who had taken over state power could retain it.
ठीक है, तो समझ जाइए कि एजुकेशन का कितना बड़ा स्थान है कि जब यूएसएसआर में क्रांति हुई लेनिन के अंडर में, तो उन्होंने क्रांति के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये किया कि जो एजुकेशन है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, क्या सिलेबस होना चाहिए, वो हमारे हित को पूर्ति करे। तो उन्होंने एजुकेशन को अपने हिसाब से ट्यून इन करवाया, ठीक है, जब वो पावर में आ गया लेनिन। तो आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन कंट्रोल करने का कितना बड़ा माध्यम है और कितना इंपॉर्टेंट स्थान है एजुकेशन का। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, अल्थुजर कॉल्स द आईएसए द साइट ऑफ क्लास स्ट्रगल, दैट इज आइडियोलॉजी बिकम्स द ग्राउंड in which conflicting interests of the exploited and exploiting classes are embattled for supremacy। तो मैंने ये लास्ट टाइम भी बताया था कि एक सेकेंड, तो एक्चुअली वेबिनार के लिए कुछ हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं कल के सेटिंग के लिए, तो वही समझने के लिए थोड़ा सा मैं बीच में बोल रही हूँ, टाइम दे रही हूँ। तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ लास्ट पॉइंट पे। तो अल्थुजर जो है आईएसए को क्या जो है इसके बारे में कहते हैं, एक और चीज कि जो आईएसए है वो साइट ऑफ क्लास स्ट्रगल है। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि यहाँ पे जो दोनों क्लास, वर्किंग क्लास और जो डोमिनेंट क्लास है यानी कि बुर्जुआ, दोनों जो है वहाँ दोनों के इंटेलेक्चुअल्स हैं, और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्लास आइडियोलॉजी जो ऐसी जगह है, वो ऐसा साइट है, जगह है जहाँ पे क्लास स्ट्रगल, वहाँ पे भी वर्ग संघर्ष चल रहा है विचारों के लेवल पे, आइडियोलॉजी के लेवल पे मतलब, ठीक है। तो कौन जीतता है, तो जनरल केस में तो यही जो चल रहा है, जब तक क्रांति नहीं हो जाती है तो हम यही देख रहे हैं कि जो डोमिनेंट क्लास है उसी का चलता जा रहा है, आइडियोलॉजी उसकी जीत हो रही है, ठीक है। ये अभी भी अनम्यूट करने का ऑप्शन पता नहीं आज क्या हो गया है, नहीं आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीक बढ़ती हूँ उस पर। तो फेमिनिज्म जो है अल्थुजर के प्रति काफी कृतज्ञ है, क्योंकि उन्होंने इंटरप्रिटेशन का जो हमने देखा था पिछले के पिछले स्लाइड में, तो ये कॉन्सेप्ट उनसे लिया है अल्थुजर से। तो ये क्या चीज है कि इंसान जो है इंडिविजुअल सब्जेक्ट बन जाता है, ये जो कॉन्सेप्ट लिया है अल्थुजर से फेमिनिस्ट ने, कई सारे फेमिनिस्ट ने। तो फेमिनिज्म के केस में जो है नारीवाद जो कहा जाता है, तो इसमें फेमिनिस्ट का ये कहना है कि इनको ये समझने में इंटरप्रिटेशन से सहायता मिली कि कैसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट बन जाता है। तो उसी तरीके से जो नारीवादी हैं उनका कहना है, कई सारे इसमें जो नारीवादी हैं उनका कहना है कि इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमें ये समझने में सहायता मिली कि जब कोई लड़की, नारीवादी यानी कि नारी के बारे में बात कर रहे हैं, आप समझ ही सकते हैं, तो जो कोई नारी है, स्त्री है, लड़की है, वो जब पैदा लेती है, ठीक है, तो पैदा लेते हैं तो जो दो तरह के जनरली जो है, जनरल सेंस में केस में बात करें तो या तो लड़का पैदा होता है या तो लड़की पैदा होती है, ठीक है।
तो ये जो है लड़का है या लड़की है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब आप कोई फॉर्म एग्जाम का भरेंगे या कहीं भी, तो लिखा होता है कि सेक्स, क्या लड़का है कि लड़की है, वहां पे ये मतलब होता है। लेकिन फिर जब बड़े होते हैं बच्चे और लड़की फिर बड़ी होती है, तो लड़की के साथ 50 चीजें जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, उसके साथ 50 चीजें जोड़ दी जाती है कि वो ये नहीं कर सकती है, वो नहीं कर सकती है, लड़के का मुकाबला नहीं कर सकती है, लड़के की इतनी मजबूत नहीं है, और घर का काम करना है, ये सारी चीजें। तो वो जो चेंज हो जाता है सेक्स से जेंडर, तो आप समझ सकते हैं कि जो पैदा हुई वो तो इंडिविजुअल के रूप में है, ठीक है, तो बायोलॉजिकल जो उसका है, जब जब पैदा हुई तो वो चीज है, उसका नाम सेक्स है। ये लड़का है, उसका उस समय क्या आइडेंटिटी है, पहचान है, या तो लड़का है या लड़की है, तो वो सेक्स है। लेकिन जो पहचान जो सोशल कंडीशनिंग में बड़ा होते 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 लड़की का जो उसको जोड़ दिया जाता है, वो और भी सारी चीजें, तो वो जेंडर के रूप में तब्दील हो जाती है, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये चीज हो गया। ये क्या हो गया, इंडिविजुअल मार्क्स, उसमें अल्थ्यूजर के शब्दों में, और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये खाके में ढल गई। अब नारी जो है, हर एक इंडिविजुअल नारी अब इंडिविजुअल नहीं रही, क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई, खाका खींच दिया गया, उसी हिसाब से बिहेव करना है। ज्यादा जोर से नहीं बोल सकते, ज्यादा तेज हंस नहीं सकते, ज्यादा तेज से चल नहीं सकते, ये क्या है, ठीक है। तो ये फेमिनिस्ट ये सवाल उठाती हैं कि ये इस तरीके से इस इंटरप्रिटेशन के माध्यम से क्या होता है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि सेक्स जेंडर के रूप में कैसे चेंज हो जाता है नारी के केस में। ये अब हम लोग लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक एंटी ह्यूमनिज्म से एसोसिएट किया जाता है अल्थ्यूजर को। तो ये क्या चीज है, तो ह्यूमनिज्म मतलब कि मानवतावाद, ठीक है, तो एंटी ह्यूमनिज्म, तो उसका जो है एंटी। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है एग्रीज विथ मैच्योर मार्क्स। देखिए मार्क्स का मैंने बताया था कि 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जो मार्क्स की लेखनी है, जो शुरू में जो थे यंग मार्क्स, और बाद में जो मैच्योर मार्क्स, ठीक है। तो जैसे जैसे उनको और एक्सपीरियंस होता गया और जो है, तो अल्थ्यूजर ऐसा कहते हैं कि जो मार्क्स के बाद की लेखनी है उसमें जो साइंटिफिक जो है वो ज्यादा साइंटिफिक है, साइंस पे बेस्ड है, और जो और मोरलिटी पे उतना बेस्ड नहीं है। तो जो अल्थ्यूजर मार्क्स के जिन लेखनी से प्रभावित है वो मैच्योर मार्क्स वाला हिस्सा है, जिसमें साइंस का बोला बाला है, अल्थ्यूजर ऐसा कहते हैं। और इसमें सेकेंड पॉइंट है, इससे आपको समझ में आ जाएगा एंटी ह्यूमनिज्म का क्या मतलब है। इन्फ्लुएंस्ड बाय लैका, एन इंडिविजुअल इज नॉट बॉर्न ह्यूमन बट ओनली बिकम सो थ्रू इनकॉर्पोरेशन इनटू अ कल्चरल ऑर्डर। तो जो यहाँ इंटरप्रिलेशन वाली बात भी चल रही है कि जो है एक इंसान जो है वो मनुष्य पैदा नहीं होता है, एक इंडिविजुअल की तरह जो है, an individual not born human but only becomes through incorporation into a cultural order। जैसे मान लीजिए कि कोई मनुष्य है, इंसान है, वो जंगल में पैदा ले लिया, ठीक है, और एक समाज में पैदा लिया। तो जो समाज में पैदा लिया, ठीक है, तो उसको सिखाया जाता है कि हाँ ये नियम है, ये तरीके हैं, जीने का ये तरीका है, कमाने खाने का ये तरीका है। ये जो खाका बार बार जो मैं बात कर रही हूँ, स्ट्रक्चर जो है खींचने का काम, तो उसको पता है, जंगल में कौन बताएगा उसको, जानवर तो बताएंगे नहीं। तो उनका कहना है लाका का कि इंडिविजुअल जो है वो जो पैदा होता है तो वो इंसान नहीं, वो इंसान बनता है, ठीक है। वो जो है उसकी जो जिस तरह से जो जिस कल्चरल ऑर्डर में जो अपने आसपास जिस एनवायरनमेंट में पलता बढ़ता है उसी तरीके से वो ह्यूमन बनता है, और उसके वैल्यू डिफर कर सकते हैं, ठीक है। जो कैपिटलिस्ट क्लास में पैदा लिया है उसके लिए अलग नियम है कि जो है वो कितना भी पैसा उड़ा सकता है, कमाए या नहीं, जो भी है, उनके पिताजी इतने छोड़ के गए हैं और वो सारी चीजें। लेकिन एक बच्चा है वो ऐसा नहीं कर सकता है, उसको पैसे की वैल्यू जनरली कीमत पता होती है,
और उसी तरीके से वो बिहेव करता है। 2 पैसे भी खर्चा करेगा तो सोच के खर्चा करेगा कि ये 1 पैसा मैं कहाँ करूँ, दूसरा पैसा मैं कहाँ करूँ, क्योंकि लिमिटेड है। तो ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो वही ये जो है इसी सेंस में एंटी ह्यूमनिज्म जो है, एंटी ह्यूमनिस्ट हैं अल्थुजर की, वो लाका से प्रभावित भी थे। Althusser, तो an individual is not born human but only becomes so through incorporation into a cultural order. और हर एक इंसान जो पैदा होता है वो मनुष्य ही नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो फिर रेप नहीं होता। ठीक है, तो सभी जो भी 2 हाथ और 2 पैर होते हैं वो सभी मनुष्य नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये हम लोग लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो अल्थ्यूजर का आखिर क्या महत्व है? जो अल्थ्यूजर का इम्पोर्टेंस जो आखिर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उनका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? तो अल्थ्यूजर का जो लेखनी है उसका कई लोगों पे प्रभाव है। ठीक है, उनके स्टूडेंट्स थे जैसे कि माइकल फुको, ये बहुत ही नामी आदमी हैं, बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। तो जाहिर सी बात है ये भी उनके विचारों से प्रभावित थे, और भी इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। तो ये तो सबसे ज़्यादा फेमस नेम है, इसलिए मैंने लिखा है, और ETC इसलिए लिखा है कि और भी बहुत सारे स्टूडेंट थे, उन पे प्रभाव तो रहेगा ही गुरु का। और फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट लाइक जूलियट मिशेल एंड मिशेल बैरेट। तो हमने देखा फेमिनिज्म में भी जो है कई सारे नारीवादी जो हैं थिंकर्स उनको प्रभावित किए हैं, उसमें ये प्रमुख नाम है। जो इंटरप्रिटेशन का उनका आइडिया को यूज किया है समझने के लिए कि पितृसत्तात्मक जो है पैट्रियार्की कैसे ऑपरेट करती है, पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी जो है वो कैसे आखिर ऑपरेट करती है। तो ये इसके माध्यम से, इंटरप्रिटेशन के कॉन्सेप्ट के माध्यम से उन्हें समझने में सहायता मिली। कैसे मिली ये हम देख चुके हैं पिछले स्लाइड में। नेक्स्ट पॉइंट है, ही बिकेम फेमस फॉर हिज रिविजन ऑफ ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म इन हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियोलॉजी। तो उन्होंने ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म जो है उसको रिवाइज किया और आइडियोलॉजी को समझने पे ज़्यादा फोकस किया, और फिर हमें भी जो है समझ में आया कि आइडियोलॉजी आखिर इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, मूविंग अवे फ्रॉम क्लासिकल मार्क्सिज्म दैट स्पोक ऑफ द मैकेनिस्टिक बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर डायलेक्टिक्स, he spoke of the relative autonomy of the superstructure। तो मार्क्स ने जो है बिल्कुल अलग रखा, बेस है और दूसरा जो है सुपरस्ट्रक्चर है। तो बिल्कुल ये डायलेक्टिक्स में जो है इसमें बहुत दूरी रखा, लेकिन जो अल्थ्यूजर है वो जो है दोनों को पास में ले आए और बोले कि जितना इकोनॉमिक्स बेस इम्पोर्टेंट है उतना ही जो है आइडियोलॉजी इम्पोर्टेंट है, और सुपरस्ट्रक्चर का रिलेटिव ऑटोनॉमी होता है, उसकी स्वायत्तता होती है रिलेटिव। ठीक है, तो ये अल्थ्यूजर हम लोग का खत्म हुआ। मैं कोशिश करती हूँ अनम्यूट करने की। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, पता नहीं इधर से आज कुछ गड़बड़ हो गया है। अपने आप को आप लोग जो है माइक जो है आप लोग जो ऑन कीजिए, हो जाएगा।